रावलपिंडी की गलियों में मई की तपती दोपहर किसी जलती भट्ठी जैसी लग रही थी। हवा सूखी थी, धूल के बारीक कण हर सांस के साथ भीतर उतर रहे थे। दूर कहीं मस्जिद से उठती अजान की आवाज इस गर्मी में भी एक अजीब सुकून घोल रही थी। इसी माहौल में एक पुराना फीका पड़ा नीला पानी का टैंकर कराहता हुआ सड़क पर आगे बढ़ रहा था। टैंकर चलाने वाला आदमी देखने में बिल्कुल साधारण था। चेहरे पर पसीने की परत, बेतरतीब बड़ी दाढ़ी और बदन पर ढीला ढाला गंदा सा पठानी सूट। उसकी उम्र करीब 35 साल रही होगी। पहली नजर में वो एक थका हारा मजदूर लगता था, जैसे रोजी रोटी की जद्दोजहद में घिस चुका कोई आम इंसान। नाम अब्दुल, लेकिन ये सिर्फ एक चेहरा था, एक मुखौटा। असलियत कुछ और ही थी। उस मैले कपड़ों के पीछे छिपा दिमाग पूरी तरह सतर्क, ठंडा और खतरनाक था। वो अब्दुल नहीं, कबीर था। भारत की खुफिया एजेंसी का एक ऐसा एजेंट जिसका नाम फाइलों में भी फुसफुसा कर लिया जाता था। वो न शोर करता था, न कोई निशान छोड़ता था, बस काम खत्म करता था। और इस बार उसका काम आसान नहीं था। उसे एक इंसान नहीं बल्कि एक साया खत्म करना था। जलालुद्दीन लश्कर, एक ऐसा नाम जिसने भारत के 3 बड़े शहरों को दहशत और खून से भर दिया था। कई हमलों का मास्टरमाइंड जो हर बार हवा में गायब हो जाता था। लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। भारत की सैटेलाइट निगरानी ने उसकी लोकेशन पकड़ ली थी, रावलपिंडी के सबसे सुरक्षित और गुप्त इलाके कैंप 4 में। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में उस दिन हलचल मच गई थी। हम कोई मिसाइल नहीं दाग सकते, रॉ चीफ की वो सख्त आवाज आज भी कबीर के दिमाग में गूंज रही थी। वहां एक छोटी सी चिंगारी भी जंग की आग बन सकती है। हमें धमाका नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसकी मौत चाहिए, ऐसी मौत जो हादसा लगे। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। फिर चीफ ने कबीर की ओर देखा। तुम्हें उसके गढ़ में घुसना होगा और उसे वहीं खत्म करना होगा, बिना आवाज, बिना सबूत। यही वजह थी कि आज कबीर अब्दुल बनकर इस तपती सड़क पर पानी का टैंकर चला रहा था। वो भली भांति समझ चुका था कि पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में सीधे दाखिल होना मौत को दावत देने जैसा है। वहां सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसलिए कबीर ने एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। एक ऐसा रास्ता जो साधारण था लेकिन बेहद असरदार। रावलपिंडी के आलीशान सैन्य इलाकों में उन दिनों पानी की भारी कमी थी। प्यास इंसान से सोचने समझने की ताकत छीन लेती है, और कबीर ने इसी कमजोरी को अपना हथियार बनाया। एक पानी का टैंकर धीरे धीरे एक भव्य बंगले के सामने आकर रुका। गेट पर तैनात 2 सशस्त्र संतरी AK-47 लिए चौकन्ने खड़े थे। यह कोई आम घर नहीं था, यह ब्रिगेडियर तारिक का निवास था, जो पाकिस्तानी सेना की सप्लाई और लॉजिस्टिक्स का प्रमुख अधिकारी था। ओए अब्दुल, आज फिर लेट हो गया तू। गेट पर खड़े संतरी ने सख्त लहजे में टोका। कबीर ने तुरंत अपने चेहरे पर थकान और लाचारी की परत चढ़ा ली। वह धीरे से टैंकर से उतरा, कंधे झुके हुए, नजरें नीचे। यही तो असली हुनर था, एक जासूस का सबसे बड़ा हथियार, अपने अस्तित्व को मिटा देना। माफ करना जनाब, रास्ते में गाड़ी ने साथ छोड़ दिया, रेडिएटर गर्म हो गया था। उसने हल्की सी हांफती आवाज में जवाब दिया। उसके शब्दों में वही स्थानीय पंजाबी लहजा घुला हुआ था जो वहां आम था। संतरी ने उसे एक नजर देखा, फिर हाथ के इशारे से अंदर जाने दिया। कबीर ने बिना वक्त गवाए टैंकर का मोटा पाइप निकाला और उसे अंडरग्राउंड टैंक में फिट कर दिया। जैसे ही पानी गिरने की आवाज गूंजी, माहौल में एक सामान्य सी लय बन गई। लेकिन उस शोर के पीछे कबीर का असली खेल शुरू हो चुका था। उसकी आंखें अब हर दिशा में घूम रही थीं, बिल्कुल एक स्कैनर की तरह। बंगले के अंदर बाहर की हर हलचल, कैमरों की सटीक लोकेशन, गार्ड्स की गतिविधियां, उनकी अदला बदली का समय, हर छोटी बड़ी जानकारी वो अपने दिमाग में ऐसे दर्ज कर रहा था जैसे कोई मशीन डेटा सेव कर रही हो। उसी वक्त पोर्च की तरफ से तेज आवाजें गूंज उठीं। एक मिलिट्री जीप के पास खड़ा ब्रिगेडियर तारिक गुस्से में बौखलाया हुआ था।
और उसका ड्राइवर सहमा हुआ चुपचाप खड़ा था। निकम्मे, मुझे तुरंत हेडक्वार्टर पहुंचना है और ये कबाड़ स्टार्ट तक नहीं हो रही। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। कबीर ने पानी का पाइप वहीं बहने दिया, जैसे उसे कोई खास फर्क ही न पड़ा हो, लेकिन अंदर से उसका दिल तेजी से धड़क उठा। यही वो मौका था जिसका वो पिछले 1.5 महीने से इंतजार कर रहा था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पोर्च तक पहुंचा और हल्की झिझक के साथ बोला, हुजूर, अगर हुक्म दें तो एक नजर मैं भी देख लूं? ब्रिगेडियर ने उसे शक भरी निगाहों से ऊपर से नीचे तक परखा। तू, एक पानी ढोने वाला, मेरी जीप ठीक करेगा? कबीर ने सिर झुकाए रखा, आवाज में विनम्रता बनाए रखते हुए कहा, जनाब, पानी का काम तो अभी का है। असल में पहले गैराज में काम करता था। फौजी गाड़ियों का भी थोड़ा बहुत तजुर्बा है। लगता है छोटी मोटी दिक्कत है, शायद स्पार्क प्लग या फ्यूल लाइन में रुकावट आ गई हो। ब्रिगेडियर तारिक ने झुंझलाकर हाथ हिलाया, मानो कह रहा हो, ठीक है, देख ले क्या कर सकता है। कबीर तुरंत आगे बढ़ा और जीप का बोनट उठाकर भीतर झांकने लगा। उसके चेहरे पर वही साधारण सा भाव था, लेकिन दिमाग पूरी तरह सतर्क। उसे पहले से मालूम था कि ऐसी गाड़ियों की नब्ज कैसे पकड़ी जाती है। उसने कुछ देर तक ऐसे ही तारों और पुर्जों को टटोलने का दिखावा किया, फिर जानबूझकर अपने हाथों पर थोड़ा सा ग्रीस लगा लिया ताकि मेहनत असली लगे। एक ढीले कनेक्शन को ठीक किया, कार्बोरेटर को हल्का सा एडजस्ट किया और फिर पीछे हटते हुए बोला, जनाब, अब एक बार स्टार्ट करके देखिए। ड्राइवर ने झट से चाबी घुमाई और अगले ही पल जीप गरजते हुए जिंदा हो उठी। इंजन की आवाज के साथ ही ब्रिगेडियर की आंखों में संतोष की चमक तैर गई। गुस्सा अब प्रभावित होने में बदल चुका था। एक ऐसा आदमी जो गाड़ी भी चला सके और जरूरत पड़ने पर उसे ठीक भी कर दे, फौज के लिए किसी खजाने से कम नहीं होता। क्या नाम है तेरा? उसने तीखी नजरों से पूछा। कबीर ने सिर झुकाए ही जवाब दिया, अब्दुल जनाब। तारिक ने तुरंत फैसला लिया, कल से यह पानी ढोने का काम छोड़ दे। सुबह 7 बजे कैंप 4 के सप्लाई डिपो में रिपोर्ट करेगा। हमें ऐसे ड्राइवर की जरूरत है। तेरी मजदूरी भी दोगुनी कर दी जाएगी। कबीर ने बिना एक पल गवाए झुककर सलाम किया। आपकी मेहरबानी है जनाब, अल्लाह आपको सलामत रखे। जैसे ही ब्रिगेडियर की जीप गेट पार करके नजरों से ओझल हुई, कबीर के चेहरे का पूरा हाव भाव बदल गया। अभी तक जो लाचार और डरा हुआ आदमी दिख रहा था, उसकी जगह अब एक ठंडे दिमाग वाला खिलाड़ी खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसी सख्ती उतर आई जैसे हर भावना को उसने भीतर ही कहीं कैद कर दिया हो। वो पहला दरवाजा पार कर चुका था। करीब 1 हफ्ते बाद रावलपिंडी का कैंप 4, जिसे लोग आपस में शेर की मांद कहते थे, ये कोई साधारण सैन्य अड्डा नहीं था, बल्कि एक किले जैसा था। 3 परतों वाली सुरक्षा, ऊंचे ऊंचे स्नाइपर टावर और हर एंट्री पॉइंट पर बायोमेट्रिक चेक। यहां तक कि हवा भी बिना इजाजत अंदर नहीं जा सकती थी। लेकिन अब कबीर यानी अब्दुल इस अभेद्य सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। वो ब्रिगेडियर के अधीन लॉजिस्टिक्स यूनिट में ट्रक चलाता था। उसका रोज का काम था राशन पहुंचाना, हथियारों के पार्ट्स ढोना और सबसे अहम पानी सप्लाई करना, जो पूरे कैंप के लिए जीवन रेखा था। हर दिन वो खुद को और छोटा साबित करता, जानबूझकर गलतियां करता ताकि लोग उसे कमतर समझें। जूनियर अफसरों की डांट फटकार चुपचाप सहता, कभी कभी उनके जूते तक साफ कर देता। वो अब इतना घुल मिल चुका था कि उसकी मौजूदगी किसी को खटकती ही नहीं थी। अफसर उसके सामने खुलकर बातें करने लगे थे, मानो वो वहां है ही नहीं। यार, गेस्ट हाउस नंबर 3 वाला मेहमान तो नाक में दम कर रखा है। कल रात फिर हालत खराब हो गई थी उसकी। अस्थमा का अटैक पड़ा, आधी रात को डॉक्टर बुलाना पड़ा। एक सिपाही ने सिगरेट का कश लेते हुए दूसरे से कहा। पास ही झुककर अपनी बाल्टी साफ कर रहा कबीर बाहर से अनजान बना रहा, लेकिन उसके कानों ने हर शब्द पकड़ लिया था। गेस्ट हाउस नंबर 3, रात करीब 2 बजे, अस्थमा का दौरा। ये 3 बातें उसके दिमाग में ऐसे बैठ गईं जैसे किसी ने पत्थर पर उकेर दी हों। उस रात बैरक में सब गहरी नींद में थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था।
लेकिन कबीर की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो छत की तरफ देख रहा था और उसके दिमाग में पूरा कैंप 4 जैसे जिंदा हो उठा था। हर रास्ता, हर मोड़, हर गार्ड की पोजीशन, सब कुछ एक 3D नक्शे की तरह साफ। गेस्ट हाउस नंबर 3 कैंप के ठीक बीचों बीच, चारों तरफ सख्त पहरा, एसएसजी कमांडो हर वक्त तैनात। एंट्री पर मेटल डिटेक्टर, कोई हथियार, कोई ब्लेड, कुछ भी अंदर ले जाना नामुमकिन। सीधा हमला, आत्मघाती कदम होता। लेकिन कबीर को अपना काम पूरा करना था और इस तरह करना था कि किसी को शक तक ना हो। उसने धीरे से आंखें बंद कीं और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक हल्की ठंडी मुस्कान उभरी। अस्थमा, यही रास्ता था, यही उसकी चाबी थी। कबीर ने धीरे से अपनी कलाई पर बंधी पुरानी घड़ी को उतारा। ऊपर से वो एक साधारण घिसी पिटी घड़ी लग रही थी, लेकिन उसके अंदर छिपा था उसका असली हथियार। उसने पीछे का ढक्कन सावधानी से खोला। अंदर एक बेहद महीन कांच की सुई छुपी थी, इतनी बारीक कि नजर भी मुश्किल से पड़े। उसी में भरा था एक खास तरह का रासायनिक मिश्रण, ऐसा जहर जो शरीर में पहुंचते ही दिल की धड़कन को अचानक थाम दे और कुछ ही समय में खून में इस तरह घुल जाए कि कोई निशान तक न बचे। कबीर ने घड़ी को फिर से बंद किया। हथियार तैयार था। अब बारी थी उस जगह तक पहुंचने की जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। अगले दिन उसने अपनी ड्यूटी बदलवाई और कैंप के मुख्य पानी सप्लाई स्टेशन पर तैनात हो गया। बाहर से वो बस अपना रोज का काम कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें कुछ और तलाश रही थीं। धीरे धीरे उसने पूरे नेटवर्क को समझा, कौन सी लाइन कहां जाती है, किस पाइप से किस बिल्डिंग में पानी पहुंचता है। और आखिरकार उसे वो रास्ता मिल गया जो सीधे गेस्ट हाउस नंबर 3 तक जाता था। रात ढलते ही उसने अपना कदम बढ़ाया। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन खतरा हर कोने में छिपा हुआ। जान हथेली पर लेकर वो उस पाइपलाइन तक पहुंचा और बड़ी सावधानी से उसके वॉल्व में एक बेहद छोटा सा छेद कर दिया। फिर उसने उसमें हल्की सी मिट्टी और रेत भर दी। सुबह होते ही हलचल शुरू हो गई, ठीक वैसी ही जैसी कबीर ने सोची थी। गेस्ट हाउस नंबर 3 के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। वीआईपी मेहमान के बाथरूम में पानी या तो आ नहीं रहा था और जो आ रहा था वो गंदा और बदबूदार था। अरे जल्दी किसी प्लम्बर को बुलाओ, मेहमान नाराज हो रहे हैं। एक सूबेदार की तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। कैंप का असली प्लम्बर उस्मान अपना टूल बॉक्स उठाकर तेजी से गेस्ट हाउस की ओर बढ़ा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके रास्ते में क्या इंतजार कर रहा है। स्टोर रूम के पास एक सुनसान कोना और वहीं अंधेरे में छिपा बैठा था कबीर। जैसे ही उस्मान वहां से गुजरा, कबीर ने पल भर में पीछे से उसे जकड़ लिया। उसके मुंह पर बेहोशी वाली दवा से भीगा कपड़ा रखा और कुछ ही सेकंड में उस्मान का शरीर ढीला पड़ गया। कबीर ने फुर्ती से उसे घसीटकर पास रखे एक खाली ड्रम में छुपा दिया। फिर बिना देर किए उसकी नीली वर्दी पहन ली, टूल बॉक्स उठाया और चेहरे पर वही झिझक, वही साधारणपन वापस ले आया। अब वो कबीर नहीं था, वो था उस्मान, कैंप का प्लम्बर। सिर झुकाए धीमे कदमों से वो गेस्ट हाउस नंबर 3 की तरफ बढ़ा। गेट पर तैनात एसएसजी कमांडो ने उसे तुरंत रोक लिया। किधर जा रहा है? कबीर ने हल्की घबराई आवाज में जवाब दिया। जनाब, सूबेदार साहब ने भेजा है, अंदर पानी की लाइन में दिक्कत है। कमांडो ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मेटल डिटेक्टर से चेक किया। टूल बॉक्स खोला, अंदर सिर्फ पेचकस, रिंच और पाइप के औजार थे। सब कुछ सामान्य, न कोई हथियार, न कोई शक। कमांडो ने एक तरफ हटते हुए कहा, ठीक है, जाओ, और सुनो, 10 मिनट में काम निपटा के बाहर निकल आना। कबीर ने हल्के से सिर झुकाया और दरवाजा खोलकर भीतर कदम रखा। अंदर का माहौल अजीब सा भारी था। एसी पूरी रफ्तार से चल रहा था, फिर भी कमरे में एक घुटन सी महसूस हो रही थी। सामने सोफे पर आधा लेटा हुआ था जलालुद्दीन, वही शख्स जिसके इशारों पर कई शहरों में खून बहा था। वो बार बार अपने इन्हेलर का इस्तेमाल कर रहा था, सांसें संभालने की कोशिश में। कबीर ने एक पल के लिए उसे देखा,
फिर तुरंत नजरें झुका लीं, जैसे उसे किसी से कोई मतलब ही ना हो। वो धीरे धीरे अपना टूल बॉक्स घसीटते हुए बाथरूम की ओर बढ़ गया। अब कमरे में कोई गार्ड नहीं था, कोई कमांडो नहीं, सिर्फ दो लोग और कबीर की कलाई पर बंधी वो खामोश मौत। शक से बचने के लिए उसने जानबूझकर पाइप पर रिंच से जोर जोर से चोट करनी शुरू कर दी। धातु की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। कुछ ही सेकंड में असर हुआ। जलालुद्दीन झुंझलाकर उठ बैठा। उसकी हालत पहले से ही ठीक नहीं थी। अस्थमा और हाई बीपी ने उसे कमजोर बना रखा था, और ऊपर से ये शोर। अरे ओ बेवकूफ, थोड़ा ढंग से काम नहीं कर सकता? सिर फट रहा है मेरा। वो खांसते हुए गुस्से में बड़बड़ाया और लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। कबीर की उंगलियां टूल बॉक्स पर कस गईं। यही वो क्षण था जिसका इंतजार उसने इतने दिनों से किया था। कबीर ने बाथरूम का दरवाजा आधा खुला ही छोड़ा था, जैसे किसी को अंदर आने का इशारा हो। जलालुद्दीन गुस्से में बड़बड़ाता हुआ भीतर घुसा और उसी पल खेल बदल गया। एक झटके में कबीर ने दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी चढ़ा दी। जलालुद्दीन ठिठक गया। उसकी नजर धीरे धीरे ऊपर उठी, नीली प्लम्बर की वर्दी से होती हुई कबीर के चेहरे तक, और फिर उसकी आंखों पर जाकर थम गई। वो आंखें, उनमें डर नहीं था, न घबराहट, न झिझक, सिर्फ एक ठंडी स्थिर खामोशी जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक होती है। जलालुद्दीन जैसे लोगों ने खतरे को पहचानना सीखा होता है। उसने एक पल में समझ लिया कि सामने खड़ा आदमी वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। तू कौन है? उसके होठों से मुश्किल से ये शब्द निकले ही थे कि कबीर बिजली की तेजी से उसकी तरफ झपटा। कोई चेतावनी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक खामोश हमला। बाहर गार्ड्स मौजूद थे, इसलिए जरा सी भी आवाज सब कुछ खत्म कर सकती थी। न गोली चल सकती थी, न चीख की गुंजाइश थी। अंदर सिर्फ दो जिस्म थे और एक खामोश जंग। हाथों से, ताकत से, सटीक वारों से, हर मूव सोचा समझा, हर हरकत काबू में। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, ये थी बिना हथियार के, पूरी तरह साइलेंट, एक घातक मुकाबला। जलालुद्दीन ने खुद को बचाने के लिए पास रखे भारी कांच के गिलास को झट से उठाया और पूरी ताकत से कबीर के सिर की ओर फेंका। लेकिन कबीर पहले से तैयार था। वो बिजली की तेजी से झुका और जैसे ही गिलास दीवार से टकराने वाला था, उसने अपना हाथ आगे कर दिया। कांच उसकी हथेली से टकराया, हल्की चोट लगी, खून की पतली लकीर उभरी, लेकिन आवाज बाहर नहीं जाने दी। अगले ही पल कबीर ने मौका नहीं गवाया। उसका दायां हाथ सीधा जलालुद्दीन के गले की तरफ गया, एक सटीक वार जिसने उसकी सांसों की लय बिगाड़ दी। जलालुद्दीन हांफने लगा, लेकिन वो भी कमजोर नहीं था। भारी शरीर के बावजूद उसने पूरी ताकत से कबीर को पीछे धकेला और दरवाजे की कुंडी तक पहुंचने की कोशिश की। बस यही गलती थी। कबीर ने पीछे से झपटकर पास पड़ा तौलिया उसके गले में कस दिया और पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींच लिया। जलालुद्दीन का शरीर तड़प उठा, उसका चेहरा लाल पड़ने लगा, सांसें टूटने लगीं, पैर फर्श पर घिसट रहे थे, लेकिन कबीर की पकड़ ढीली होने का नाम नहीं ले रही थी। वो जानता था, अस्थमा से जूझ रहे इंसान के लिए यह दबाव ज्यादा देर सह पाना नामुमकिन है। कुछ ही क्षणों में जलालुद्दीन की ताकत जवाब देने लगी। उसी पल कबीर ने अपनी कलाई को हल्का सा घुमाया, उसकी साधारण दिखने वाली घड़ी का डायल खुला और उसके भीतर छुपा राज सामने आ गया। एक बेहद बारीक, लगभग अदृश्य सुई। कबीर ने जलालुद्दीन को अपनी ओर खींचा और बिना एक पल गवाए वो सुई उसकी गर्दन की नस में उतार दी। ये उन मासूमों की तरफ से है। कबीर की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी ठंडक थी जो किसी भी चीख से ज्यादा खतरनाक लगती। सुई अपना काम कर चुकी थी। कुछ ही पलों में असर दिखने लगा। जलालुद्दीन का शरीर अचानक जकड़ गया, सांसें बेतरतीब होने लगीं। बाहर से ये एक गंभीर दौरे जैसा दिख रहा था, लेकिन अंदर सब कुछ तेजी से खत्म हो रहा था। कुछ सेकंड और फिर सब शांत।
उसकी आंखें स्थिर हो गईं। जिस इंसान के नाम से खौफ फैलता था वो अब बिल्कुल निष्प्राण पड़ा था। कबीर ने गहरी सांस ली। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी था, बिना शक के बाहर निकलना। वो तुरंत हरकत में आया। उसने शरीर को संभालकर बाथरूम के एक किनारे इस तरह टिकाया जैसे कोई अचानक गिर पड़ा हो। पास रखा तौलिया फिर से अपनी जगह टांग दिया। हर चीज वैसी ही जैसी पहले थी। फिर उसने इनहेलर उठाया और लाश के पास इस तरह गिरा दिया मानो आखिरी कोशिश में हाथ से छूट गया हो। अपने हाथों पर पड़े खून के हल्के निशान भी उसने पानी से साफ कर दिए। कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ना था। एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाई, सब कुछ सामान्य। कबीर ने दरवाजे की कुंडी खोली, टूल बॉक्स उठाया और वही झुका हुआ साधारण सा अंदाज अपनाकर बाहर निकल आया। दरवाजे के बाहर खड़ा कमांडो तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। काम हो गया? कबीर ने हल्की घबराई आवाज में जवाब दिया। जी जनाब, वॉल्व में थोड़ा कचरा फंस गया था, साफ कर दिया। अब सब ठीक है, मेहमान अंदर ही हैं। कमांडो ने बिना ज्यादा ध्यान दिए हाथ के इशारे से उसे जाने दिया। कबीर ने मुख्य गेट पार किया, लेकिन उसके कदमों में जरा भी जल्दी नहीं थी। वो उसी लय में चलता रहा जैसे रोज का काम खत्म करके लौट रहा हो। सीधे स्टोर रूम की तरफ गया। अंदर पहुंचते ही उसने फुर्ती दिखाई। कुछ ही सेकंड में उसने प्लम्बर की नीली वर्दी उतारी, बेहोश पड़े उस्मान को बाहर निकाला और उसे वहीं ऐसे लिटा दिया जैसे वो बस थक कर सो गया हो। फिर कबीर ने अपने मैले कुचैले अब्दुल वाले कपड़े पहन लिए, वही पहचान जिसने उसे इस किले के अंदर तक पहुंचाया था। अगले ही पल वो तेजी से अपने पानी के टैंकर तक पहुंचा। इंजन स्टार्ट हुआ। उसने एक नजर अपनी घड़ी पर डाली। 3 मिनट बीत चुके थे। अब किसी भी वक्त अंदर हलचल मचने वाली थी। टैंकर धीरे धीरे कैंप 4 के मुख्य गेट की ओर बढ़ा। संतरी ने हाथ उठाकर उसे रोका। खाली हो गया? कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। जी जनाब, और ब्रिगेडियर साहब ने कहा है शाम को फिर भेजना है। संतरी ने बिना शक किए बैरियर उठा दिया। टैंकर आगे बढ़ा और जैसे ही वो कैंप की सीमा पार करके हाईवे पर आया, कबीर ने रियर व्यू मिरर में पीछे झांका। अंदर अचानक अफरा तफरी मच चुकी थी। सायरन गूंज रहे थे। एम्बुलेंस और गाड़ियों की आवाजें एक साथ उठ रही थीं। खेल खत्म हो चुका था। जिसे वे एक आम बीमारी समझ रहे थे, वो दरअसल एक सोची समझी चाल थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका कातिल अभी अभी उसी गेट से बाहर निकला है, एक साधारण पानी के टैंकर के साथ। अगले दिन खबर आई, रावलपिंडी में एक अज्ञात बुजुर्ग की दिल का दौरा पड़ने से मौत। दुनिया के लिए यह बस एक छोटी सी खबर थी, लेकिन दिल्ली में साउथ ब्लॉक के एक बंद कमरे में माहौल कुछ और ही था। रॉ मुख्यालय में एक एन्क्रिप्टेड संदेश स्क्रीन पर उभरा। द ग्लास इज एम्प्टी। संदेश पढ़ते ही अधिकारी के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि तैर गई। तो दोस्तों, यही थी धुरंधर की पूरी कहानी। अगर आपको यह कहानी जरा भी रोमांचक और दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद।